जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पीसीएस के प्री को ध्यान में रखकर, और उससे पहले 16 जून को आईएएस का भी प्री है। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। हम लोग आप लोग के लिए सेक्शन वाइज टेस्ट से चला ही रहे हैं, साथ ही इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी चलाई जाएगी। आप लोग हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ज्ञान सर कूपन कोड का इस्तेमाल करके डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे, इसके संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर्स पे मैसेज भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करेंगे उत्तराखंड के पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस 50। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और पता लगाना है कि कौन सा सही है। तो 8 जून 2020 में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। सरल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा, और इसके दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो पहले का जवाब हो गया सी। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, सॉरी, और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, और ये रहा इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 में अस्तित्व में आया। सही बात है। पता लगाना कि कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। अगस्त 2006 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उत्तरांचल राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की मांगों को स्वीकार कर लिया था। ये बात बिल्कुल सही है जी। दिसंबर 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा हस्ताक्षरित एक बिल द्वारा 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जाना जाने लगा। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हमको पता लगाना था कि कौन सा गलत है, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये उत्तरांचल चेंज ऑफ नेम एक्ट हैड केम इनटू एग्जिस्टेंस 2006। In August 2006, the Union Council of Ministers had accepted the demands of renaming the state of Uttaranchal to Uttarakhand. Uttaranchal had came to be known as Uttarakhand from January 1, 2007 by a bill signed in December 2006 by the then President APJ Abdul Kalam. That is, none of these statements are wrong, all of them are correct. D is the right answer. ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। हमको देखना है कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है सही। इसमें लगभग सभी सही दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एंट्रीम लिख दूं तब इसका आंसर आ जाएगा प्रकाश पंत, लेकिन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछा गया है तो इसका आंसर होना चाहिए यशपाल आर्या। इसी प्रकार से प्रथम मुख्यमंत्री अगर अंतरिम लिखा जाए तब तो नित्यानंद स्वामी सही है। तो इस हिसाब से अगर मैं एंट्रीम लिख दूं तब तो ये सारे मैच सही हैं, फिर भी हम इसको गलत मान लेते हैं। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उत्तराखंड के बारे में जो कि काफ़ी सरल है, लेकिन एग्जाम में रिपीट होने की संभावनाएं ऐसे क्वेश्चंस की हमेशा बनी रहती हैं। तो प्लीज़ रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो जल्दीबाजी में, इस बात का ध्यान रखें। ये रहा इसका स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड राज्य SC/ST आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं डॉक्टर RBS रावत। हमको पता लगाना है सही विकल्प। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे नारायण राम आर्य, जो कि गलत स्टेटमेंट है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष है NP नवानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन ये भी गलत ही है। राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति SHA रजा। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए इसको। First chairman of Uttarakhand State SC/ST Commission was Dr. RBS Rawat. First chairperson of Uttarakhand State Public Service Commission according to this match is Narayan Ram Arya. First chairman of Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission is NP Navani, and first Lokayukt of the state is Justice SHA Raza. And we have to find out
विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट? तो इसमें सही है आपका डी, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, गलत है। ठीक है, ये होना चाहिए यहाँ पे, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं एनपी नवानी, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। एससी एसटी आयोग के प्रथम अध्यक्ष नारायण राम आर्या हैं। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत हैं, वो गलत दिया हुआ था। जबकि ये मैथ जो है बिल्कुल सही है। फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ द स्टेट इज जस्टिस SHA रजा। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। वर्ष 2002 से 2020 के बीच उत्तराखंड विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 71 थी, जिसमें एक सीट एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य के लिए आरक्षित की गई थी। सही बात है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 25 जनवरी 2020 को एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य के लिए आरक्षित उस एक सीट को समाप्त कर दिया गया था, जिससे विधानसभा में सीटों की कुल संख्या अब घटकर 70 हो गई है। हमको पता लगाना था कि इसमें कौन सा गलत है, और दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। Between 2002 to 2020, the total number of seats in Uttarakhand Legislative Assembly was 71, in which one seat was reserved for a member of Anglo-Indian community. बिल्कुल सही बात है। By 104th of Constitutional Amendment Act 2019 on January 25, 2020, that one seat reserved for a member of the Anglo-Indian community was abolished, due to which the number of seats reduced to 70. It means both the statements are right and none of them is wrong. आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। और ये रहा इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5वें का आंसर क्या हो गया, डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। देश के अन्य राज्यों की तरह ही उत्तराखंड राज्य का भी शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 यानी कि पार्ट 6 152 से 237 तक के अनुरूप संचालित किया जाता है। सही बात है जी। भारत के संविधान के अनुसार राज्य में शासन की संसदीय प्रणाली लागू की गई है, जिसके 3 प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। ओके, राज्य में शासन की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय एवं विभाग, विधायिका तथा उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। हमको चूज करना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला तो बिल्कुल सही मालूम पड़ रहा है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरा इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। और ये रहा इसका इंग्लिश का वर्जन। पहला पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूं मैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द स्टेट, द एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरीट एंड डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव, गवर्नर एंड हाई एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कम। नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये रहा इसका आंसर सी। अच्छा सवाल है ये, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखेंगे अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द स्टेट, द एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटेरिएट, डिपार्टमेंट, एडवोकेट जनरल से आता है, लेजिस्लेचर, गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव एंड हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉल्स। ठीक है, अच्छा सवाल है, देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य प्रशासन में शक्तियों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और कदाचार से संबंधित शिकायतों और आरोपों की जांच करने और इस संबंध में राज्य सरकार को सिफारिशें भेजने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा इनमें से किसी एक डेट को एक नया विधेयक पारित किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन 7th। A new bill had been passed by the State Assembly on this date to investigate the complaints and allegations related to misuse of powers, corruptions and malpractices in the state administration and to send recommendations in this regard to the state government. हमें पता लगाना है कि डेट कौन सी थी। ठीक, अच्छा सवाल है ये, इंपॉर्टेंट। तो इसकी डेट निकल के आ रही है नवंबर 1, 2011। गुड क्वेश्चन, याद रखेंगे, आ सकता है। और ये रहा इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन, हालांकि क्वेश्चन में ही समाया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, ए। अब आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन में। नए कानून के अनुसार लोकायुक्त संगठन में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। आधे सदस्य 10 साल के अनुभव के साथ कानूनी पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य आधे सदस्य सार्वजनिक सेवा, अन्वेषण, सतर्कता, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने, शासन, वित्त प्रबंधन, पत्रकारिता या सूचना अभियांत्रिकियों से कम 20 साल के अनुभव वाले होने चाहिए। पता लगाना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, रुकिए। अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ देयर विल बी अ चेयरपर्सन, अ चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स
अप टू 7 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द नीड इन द लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन। ये बात बिल्कुल सही है जी। Half of the members will be of legal background with 10 years of experience, and other half of the members will be of minimum 20 years of experience in the public services, investigation, vigilance, working against corruption, governance, finance management, journalism or information engineering. This is wrong. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? B is wrong statement और आंसर इसका क्या होगा? B। अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का, हो सकता है आ जाए। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बातें इसमें दी गई हैं। 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बताया गया है पब्लिक सर्विस में। ठीक, अगला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। गलत विकल्प चुनना है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। इस अनुच्छेद के अनुरूप 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आसान सवाल है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इंग्लिश में रहा इसका वर्जन ये। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर 1 हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ऑन November 9, 2000 उत्तराखंड हाई कोर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन नैनीताल एज द 20th हाई कोर्ट। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कौन सा हाई कोर्ट है, तो याद रखेंगे 20वां हाई कोर्ट है। ठीक, ये भी सवाल आ सकता है। ठीक है, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता वैसे है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सही विकल्प का चयन करना है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 70 है। बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल 13 है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और सही बात है, 13। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से भी आते हैं कि वो जो 2 आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की, वो कहाँ कहाँ से हैं? चक्राता, याद आ रहा ना आपको, और नानकमत्ता वाला पार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा। हाँ, जल्दीबाजी में जरूर गलत हो सकता है। तो नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन उत्तराखंड इज 70, टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC इज 13 एंड टोटल नंबर ऑफ ST इज 2। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और 10वें का आंसर क्या हो गया इस तरीके से? डी हो गया, बिल्कुल सही जवाब। आसान, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी होगी। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। और चक्राता और नारंगमत्ता की सीट आप याद रखेंगे ST के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 3 है, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 5 है। राज्य में 5 लोकसभा क्षेत्र, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, नैनीताल और चंपावत हैं। 2008 के परिसीमन के अनुसार, यानी कि इसको डेलिमिटेशन कहते हैं, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 14 विधानसभा सीटें आती हैं। पता लगाना है आपको इस क्वेश्चन में कि कौन सा विकल्प सही है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, पढ़ लेते हैं इसको भी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज 3। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज 5। द 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम दिए हुए हैं, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, नैनीताल एंड चंपावत। And according to the delimitation of the 2008, there are 14 each assembly seats under each Lok Sabha constituency. So we have to find out the correct option of this question. ठीक है, तो इसका आंसर जो बन रहा है वो है, पहला सही है, दूसरा सही है, और ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, तीसरा गलत मालूम पड़ रहा है, चौथा सही है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अच्छा सवाल है, यहां पर कंफ्यूजन है। ठीक, ये रहा इसका हिंदी वर्जन, आंसर इसका क्या है? सी। गुड क्वेश्चन। बाकी तो वैसे तो सरल सरल है, लेकिन सी वाला ऑप्शन देखेंगे। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, नैनीताल एंड हरिद्वार। चंपावत इज, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूएंसी लाइक चंपावत इन उत्तराखंड। ठीक है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है, जो कुछ मामलों में 500 रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकती है। पता लगाना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए
आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। पंचायत न्यायालय हैव ऑल्सो बीन फॉर्म्ड अंडर द पंचायती राज एक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। दे कैन हियर केसेस अप टू ₹500 in some cases. According to the Panchayat Act passed in March 2008, reservation for women in Panchayat has been increased from 33% to 50%. कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि जिस समय ऐसा किया गया था उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही बात है और ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, गलत इसमें कोई भी नहीं है, और दोनों फैक्ट के रूप में आप याद रखेंगे इसको प्लीज़। और दोनों ही क्वेश्चंस के आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है, सही होगा अगर एग्जाम में आ गया तो। विचार करना है दो कथनों पर और सही विकल्प चुनने हैं। उत्तराखंड में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू की गई थी उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत लागू की गई थी। अच्छा सवाल है, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। 13 द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन उत्तराखंड ऑन 15 अगस्त 1947। The Panchayati Raj system was implemented in Uttarakhand under the United Province Panchayati Raj Act 1947. Both these statements are correct. और दोनों ही क्या हैं, सही हैं और काफी अच्छा फैक्ट है, याद रखेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ध्यान देंगे इस बात का। इसका आंसर क्या है, सी है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1961 में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही सही हैं जी। क्वेश्चन याद रखेंगे 1961 ईयर, ठीक है। दोनों ही विकल्प क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। 3 टायर सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम एक हमेशा से ऐसा टॉपिक रहा है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो। याद रखेंगे इस बात को। यूपी पीसीएस का एग्जाम तो काफ़ी आगे शिफ्ट हो चुका है, तो जिन भाई बहनों ने उत्तराखंड पीसीएस के फॉर्म को भरा है उसके लिए आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा खासा टाइम हमारे पास है और स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके साथ हमेशा बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ठीक है, नन ऑफ दीज आर रॉन्ग। तो अंडर द उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एंड जिला परिषद एक्ट, प्लीज 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 मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ, आप जरूर इसका ध्यान देंगे। 1961 इधर, 1961 इधर, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल फिर से पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 40 डीपीएसपी में पता ही होगा, और आर्टिकल 243 से लेकर आगे ओ तक ग्राम पंचायत के बारे में है। ग्राम पंचायत के गठन के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 500 और मैदानी इलाकों में कम से कम 1000 और अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती। पता लगाना है हमको इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। कोई गलत नहीं है और काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई हैं। याद रखेंगे इस वाले स्टेटमेंट को खास तौर पे, जो अक्सर याद नहीं रहता। इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे इसका। एट द लोवेस्ट लेवल वी हैव 3 टायर पंचायती राज सिस्टम दैट इज कॉल्ड ग्राम पंचायत, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत देयर शुड बी ए पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 500 इन द हिली एरियाज एंड एटलीस्ट 1000 इन द प्लेन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 10,000। बिल्कुल सही बात है। Number of members in any gram panchayat cannot be less than 5 and cannot be more than 15. It means all these statements are correct. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि none of these are wrong। अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 15 का आंसर हो गया डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज याद रखेंगे इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। वर्ष 2002-3 में प्रथम चरण में 29 विषयों में से उत्तराखंड राज्य सरकार ने केवल कितने विषयों से संबंधित कार्यकलाप उत्तरदायित्वों
प्रशासनिक इकाइयों, कमियों एवं वित्तीय संस्थाओं को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था? वेरी गुड क्वेश्चन। आपको पता ही होगा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को कुल 29 विषय प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, जिस पर वो कानून बना सकती है। लेकिन 29 विषयों पर कानून नहीं बना रही है उत्तराखंड की पंचायतें। इसमें कितने विषय चुने थे और उन विषयों की संख्या कितनी है? मात्र 14 है। एंड दिस मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज नोट डाउन, 14 विषयों पर उत्तराखंड की पंचायती राज सिस्टम कानून बनाती है। 2002-3 in the first phase, out of 29 subjects, the state government of Uttarakhand decided to transfer the activities, responsibilities, administrative units, deficiencies and financial resources related to only 14 subjects to the Gram Panchayat. Very important question. पहले आया है वैसे ही, लेकिन आने की संभावना रहेगी हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चंस की। पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं 17th क्वेश्चन में। एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायतों के अधीन पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर बनी सभा ग्राम सभा कहलाती है। इस क्वेश्चन में हमको पता लगाना कि कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही मालूम पड़ रहा है। एक ग्राम सभा में केवल एक ग्राम पंचायत होती है, सही बात है। आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने आदि का कार्य राज्य सरकार करती है। गलत विकल्प चुनना है, लेकिन पढ़ने में लग रहा है कि तीनों ही सही हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंग्लिश वर्जन इसका ये रहा। व्हाट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन? द असेंबली फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द वोटर्स रजिस्टर्ड अंडर द ग्राम पंचायत व्हिच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वन और मोर विलेज कॉल्ड ग्राम सभा। दैट इज वेरी करेक्ट। वन ग्राम सभा हैज ओनली वन ग्राम पंचायत, अगेन करेक्ट। द स्टेट गवर्नमेंट डज द वर्क ऑफ डिक्लेयरिंग अ हाउसिंग ग्रुप as a Gram Sabha determining its name, etc. So none of these statements are wrong, all of them are correct. अच्छा सवाल है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें अपने पास और आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ग्राम सभा की आम बैठकें वर्ष में 3 बार आयोजित की जाती हैं। पता लगाना है कि कौन सा गलत है। ये बात बिल्कुल सही है जी। ग्राम प्रधान इन आम सभाओं की अध्यक्षता करता है। ग्राम स्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति महिला ही होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये सही भी है। तो इसमें से कोई भी विकल्प गलत नहीं है और तीनों विकल्प बहुत ही शानदार हैं, याद रखने होंगे, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ग्राम स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की सभापति महिला होती है। दिस मेक दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज याद रखेंगे इस बात को। इंग्लिश वर्जन भी पढ़ूंगा मैं इसका, बेफिक्र रहिए। इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है इसमें हमें। जनरल मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा हेल्ड ट्वाइस एवरी ईयर, वेरी करेक्ट। द विलेज हेड प्रिसाइड्स ओवर दीज जनरल मीटिंग्स, अगेन करेक्ट। एट द विलेज लेवल वी हैव वुमेन्स आर द चेयरपर्सन ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर कमिटीज। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, नन ऑफ देम आर रॉन्ग। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या हो गया? डी। एक मिनट, सॉरी, ये गलत है। ये दोनों सही हैं। आई एम वेरी सॉरी, ये गलत है। ठीक है, 18th का आंसर क्या है? ए है। क्षमा चाहूंगा मैं। ठीक, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। 2 बार आयोजित होती है, ना कि 3 बार। ठीक है, देखिए जल्दीबाजी में मुझसे भी गलती हुई है, तो आपसे भी हो सकती है। ध्यान देंगे इस बात का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। न्याय पंचायतों को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामूली आपराधिक मामलों में भी सजा देने का अधिकार दिया गया है। ओके, ये बात बिल्कुल सही है। न्याय पंचायतें इन मामलों में 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकती है, लेकिन जेल नहीं भेज सकती। पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसको जरा इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। न्याय पंचायत हैव बीन एम्पावर्ड टू पनिश अंडर द इंडियन पीनल कोड even in minor criminal cases. Nyay Panchayat can also impose a fine of ₹1000 under these cases, but cannot send them to the jail. Select the correct answer from the options given below. Question number 19th.
न्याय पंचायत हैव बीन एम्पावर्ड टू पनिश अंडर द इंडियन पेनल कोड। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए, ओनली वन, जबकि ये गलत है। ठीक है, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। न्याय पंचायत कैन ऑल्सो इम्पोज अ फाइन ऑफ ₹100 अंडर दीज केसेस बट दे कैन नॉट सेंड देम इनटू द जेल। 1000 की जगह 100 है, इसलिए गलत हो गया, बाकी जेल तो नहीं भेज सकती। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम पंचायत के सभी रिकॉर्ड्स ग्राम प्रधान के पास होते हैं और ग्राम पंचायत द्वारा सचिव की नियुक्ति की जाती है। पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान या उप प्रधान चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं देखिए, और 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं इसको। ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर विद द ग्राम प्रधान एंड द सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द ग्राम पंचायत। द मिनिमम एज शुड बी ऑफ 21 ईयर्स टू बी इलेक्टेड पंचायत मेंबर, विलेज हेड और डेप्यूटी हेड। पता लगाना है कौन सा सही है। तो ये बातें तो बिल्कुल सही हैं दोनों। ग्राम पंचायत के सभी रिकॉर्ड इसके पास होते हैं और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों ही क्या है? सही विकल्प है, गलत इसमें एक भी नहीं है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, पढ़ सकते हैं। तो 20वें का आंसर क्या हो गया आपका? सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। गलत विकल्प चुनना है। नए कानून के अनुसार लोकायुक्त के पास 3 शाखाएं हैं, अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा, न्यायिक शाखा, जो किसी भी शिकायत को सुनती है। लोकायुक्त को यह अधिकार है कि वह किसी भी शिकायती आवेदन पर या किसी भी मामले का स्वयं संज्ञान लेकर नोटिस भेज सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। लोकायुक्त को राज्य की सतर्कता इकाई के अधीन रखा गया है। पता लगाना है कौन सा गलत है। तो इसमें गलत है नंबर 3, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट ये गलत है, ये दोनों सही हैं। तो इस तरीके से आंसर क्या बन जाएगा इसका? सी। लेकिन इसे इंग्लिश में पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं इसमें। ठीक, अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ द लोकायुक्त हैज 3 ब्रांचेस, द इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, द प्रोसिक्यूशन ब्रांच एंड द जुडिशियल ब्रांच टू हियर द एनी कंप्लेन। लोकायुक्त हैज द राइट टू सेंड नोटिसेस ऑन एनी कंप्लेंट्स एप्लीकेशन और ऑन इट्स ओन टेकिंग cognizance of any matter. The Lokayukt has been placed under the vigilance unit of state. That is wrong. तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देंगे इस बात का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। 21 का आंसर क्या हो गया? सी। 22, उत्तराखंड में पंचायती राज प्रणाली 22 अप्रैल 1994 को संवैधानिक निकाय के में क्षेत्र में लागू की गई। बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज प्रणाली को 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 19, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। देख लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, गलत इसमें एक भी नहीं है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि दोनों ही सही हैं और हमको पता लगाना था कि गलत कौन सा है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड ऑन अप्रैल 22, 1994, पंचायती राज दिवस के रूप में। पंचायत सिस्टम इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाज इम्प्लीमेंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द उत्तर प्रदेश पंचायत लॉ बिल 1994 का था इन द सीक्वेंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये हो गया इसका आंसर, नन ऑफ दीज, बोथ आर करेक्ट। गुड क्वेश्चन अगेन। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करिए और ज़रूर इसको पढ़ते रहिए। और ये रहे कुछ इसके नंबर्स जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए। ओके, 22 का आंसर क्या हो गया? डी। 23, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। कौन सा विकल्प गलत है ये चुनना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की भी सलाह ली जाती है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह के लिए बाध्यकारी नहीं होती। उत्तराखंड के राज्यपाल को केवल कार्यपालिका शक्तियां और वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसा तो नहीं है। पढ़ लेते हैं एक बार इंग्लिश में भी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
Each state shall have a governor who shall act as the constitutional head. Okay. The governor is appointed by the president on the advice of the Union Council of Ministers. बात सही है. While appointing the governor, the chief minister of the concerned state is also consulted by the advice of the chief minister. Is not binding. ठीक है, तो डी इसमें गलत नजर आ रहा है. ऐसा कुछ नहीं है, सारी पावर्स हैं उसके पास जो किसी भी राज्य के गवर्नर के पास होती हैं. ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं. द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड हैज गॉट एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर एंड फाइनेंशियल पावर. ठीक है, इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है. 23 का डी. 24 4 स्टेटमेंट है, पता लगाना है कि गलत कौन सा है. 24th क्वेश्चन. राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है. बिल्कुल सही बात है. राष्ट्रपति जब भी चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है या किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है. सही बात है. राज्यपाल कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है. बिल्कुल सही बात है. राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है. ये सही नहीं दिख रहा मेरे को उसमें. द गवर्नर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. सही बात है. प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट व्हेनेवर ही वांट्स और कैन अपॉइंट हिम एज द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट. Governor can give his resignation at any time while addressing the president. The oath of the office and secrecy is administered to the governor by the president of India and in his absence by the vice president of India. No. So D is wrong. चौथा स्टेटमेंट क्या है? गलत है. ठीक है, आंसर लेकिन ये सही है. अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे. ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन 24 का डी. पढ़ाई करते रहिए आप लोग, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, वोटों की गिनती जारी है. जिस समय एक क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए. ठीक है, लेकिन नौकरी तो सिर्फ एग्जाम पास करके ही पाई जा सकती है, चाहे सरकार किसी की भी हो. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे. ठीक, अच्छा सवाल था. क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं. भारत के संविधान 164 के अनुसार राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की. बिल्कुल सही बात है जी. तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा. पता लगाना है कि कौन सा गलत है. इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं. ठीक है, पहला पढ़ने की जरूरत नहीं है, 164 में यही बात लिखी गई है. सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं. एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल बिफोर टेकिंग हिज सीट मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द गवर्नर एन ओथ और एफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल. अगेन दिस इज वेरी करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, गलत इसमें कोई भी नहीं है. तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्रिएट किया गया है. पहला पार्ट इसका इजी है, दूसरा याद रखना होगा आपको क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, होपफुली आप लोग इसको याद रखेंगे. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रखता हूं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ने. ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, इसको देख लीजिए. 26. राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करता है. और ये 4 स्टेटमेंट में हमको गलत विकल्प चुनना है. सही बात है. किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर ही की जाती है, जैसे कि राष्ट्रपति के रूप में की जाती है केंद्र सरकार के इसमें. बिल्कुल सही बात है. आर्टिकल 168 के अनुसार राज्य विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है. बिल्कुल सही बात है जी. अनुच्छेद 169 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल से बनेगा. प्रत्येक में तो नहीं होगा, तो ये इसका क्या है? इसका गलत विकल्प है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. ठीक है, आर्टिकल 169, 168 सब याद रखना है आपको. ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन. द गवर्नर अपॉइंट अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ जज. सही बात है. एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ऑल द एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट आर सेट टू बी डन इन द नेम ऑफ गवर्नर. बिल्कुल सही बात है. आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168 प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. And according to Article 169, there will be a legislature in every state which will made up of the governor. Fine. ये रहा इसका आंसर डी, जो कि गलत है.
लेजिस्लेचर होगा, काउंसिल नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 4 स्टेटमेंट फिर से दिए गए हैं, पता लगाना कि कौन सा गलत है। आर्टिकल 176 के अंतर्गत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सारे, 172, 176, 159, 169, 170, ये सारे याद रखने होंगे। कुछ नहीं तो कम से कम बैठे बैठे आर्टिकल्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं इन क्वेश्चंस के माध्यम से, प्लीज इसको याद रखेंगे और नोट डाउन भी कर लेंगे। जिस भी किताब से आप पढ़ते हो वहां पर अंडरलाइन कर लीजिए इन सभी आर्टिकल्स को, ठीक। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संघ आयोग का है तो राष्ट्रपति द्वारा, और राज्य का है तो राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका एक बार इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे। आर्टिकल 172 याद रखना, प्रोविजंस रिलेटेड टू द सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, देयर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन हैव बीन गिवन। वेरी करेक्ट। वेरी करेक्ट नहीं है, इंग्लिश पढ़ के कुछ याद आया मेरे को, ये सही नहीं है भाई। अंडर द आर्टिकल 176 प्रोविजन हैव बीन गिवन रिगार्डिंग द स्पेशल एड्रेस, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए इज द रॉन्ग, बट आंसर इज करेक्ट। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, ठीक है। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लेके प्लीज इसको बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 156 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अच्छा, गलत है ये। 157 के अंतर्गत कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो। सही बात है। अनुच्छेद 158 के अंतर्गत राज्यपाल संसद के किसी सदन का या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा तथा परिलब्धियों और भत्ते का हकदार होगा। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इंग्लिश वर्जन ये रहा, आर्टिकल 156, द प्रोविजंस हैव बीन गिवन रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल, दिस इज रॉन्ग। तो यही है इसका आंसर, ठीक है ना। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट आंसर इज करेक्ट। 28 का आंसर क्या हो गया आपका? ए। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, प्लीज प्लीज पढ़ लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। राज्य मंत्रिपरिषद कई प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य करती है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का कार्य राज्य मंत्रिपरिषद ही करती है। राज्य मंत्रिपरिषद ही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक और शासन की धुरी होती है। गलत विकल्प चुनना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश वर्जन ये पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर परफॉर्म्स मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव, legislative and financial functions. Okay, the state council of minister only does the work of the real executive in the state. The state council of minister is guiding force of the legislature and the pivot of the governance. Option D है none of these. तो ये सभी बातें सही हैं, अर्थात इसके सभी विकल्प सही हैं। आंसर क्या होगा इसका? डी। ये सारे क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, प्लीज याद रखेंगे इस बात को। काफी अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1913 में हुई थी। गलत विकल्प चुनना है। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। सही बात है। मुख्यमंत्री के कार्यों और उत्तरदायित्वों की दृष्टि से उन्हें प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये हमको पता लगाना है कि कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, द अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम हैड बीन स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन 1913। ठीक है। Chief Minister of de facto head of the is the de facto head of the state. From the point of view of functions and responsibilities of the Chief Minister, he can be called as a miniature form of Prime Minister. बिल्कुल सही बात है।
द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 ईयर्स। ये बात बिल्कुल सही है, राज्यसभा की तरह। उसमें गलत क्या है? गलत तो फिर यही दिख रहा है, फिर ये 1913 में नहीं हुआ था। याद तो मुझे भी नहीं है कब हुआ था, लेकिन ये बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो 1916 में हुई थी भाई, ठीक है। देखिए 1916 में हुई थी, और बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 सीटें देहरादून का चक्राता तथा उधम सिंह नगर का नारकमत्ता है। बिल्कुल सही बात। उत्तराखंड राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ, जिसमें कुल 54.34% वोट हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। 2 मार्च 2002 को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, और इनमें से कोई नहीं। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं और इसमें गलत कोई भी नहीं है। तो 31 का आंसर क्या है? डी है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता ही है, एंट्रीम गवर्नमेंट कब बनी थी, निर्वाचित गवर्नमेंट कब बनी थी। ठीक है, याद रखेंगे। कोई भी किताब अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शुरुआत में ही दी जाती है, ठीक है। तो उसमें से बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 31 का आंसर क्या हो गया? डी। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। देख लेंगे इसका आंसर। अब आ जाते हैं 32 में। आवश्यक प्रशासनिक, गलत विकल्प चुनना है इसमें भी। सहायता एवं सलाह के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख को प्रमुख सचिव कहा जाता है। प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही दिख रही है। सचिव राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकार के नीति निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य है। शायद नहीं, इंग्लिश में पढ़ेंगे कि उसको एक बार। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका खाली डी ऑप्शन पढ़ूंगा मैं 32 का। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटेरिएट टू कलेक्ट नेसेसरी मटेरियल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, एनालाइज इट एंड प्रेजेंट इट बिफोर द गवर्नर। आई डोंट थिंक सो। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ऐसा नहीं होता। ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कुल तहसीलों की संख्या 110 है। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व यहाँ केवल 49 तहसीलें ही थीं। उत्तराखंड राज्य में एक ही साथ 29 नई तहसीलों का गठन मई 2004 में लोकसभा के चुनाव से पूर्व किया गया था। उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा की कुल 22 तथा विधान परिषद की 9 सीटें थी। 22 और 9 31। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तीसरा वाला तो, ठीक है। तो पहला तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा भी बिल्कुल सही है, पहला भी बिल्कुल सही है जी। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, अर्थात याद रखने जैसे। 33 का आंसर क्या हो गया? डी। सभी स्टेटमेंट सही है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। नंबर ऑफ तहसील है, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ते रहेंगे। तो 33 का आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। 34, कार्यकारी विभाग के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। कार्यकारी विभाग अर्थात एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद सचिवालय के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग होता है। कार्यकारी विभाग नीतियों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार संस्था है। सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होता है, जो अपने मंडल की शांति एवं व्यवस्था, राजस्व संग्रहण एवं अन्य कार्य को देखता है। एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं और यकीन मानिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं साथ साथ। मंडलायुक्त के नेतृत्व में से जिले आते हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हमको पता लगाना है करेक्ट। आफ्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द सेक्रेटेरिएट, द थर्ड कंपोनेंट इज द executive department. Executive department is the institution primarily responsible for the implementation of the policies. Yes. In general and revenue administration, after the head of the department, there is the divisional commissioner who look after the law and order, revenue collection and other work of his division.
districts come under the leadership of the divisional commissioner. That I think is wrong. यही क्या इसमें गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. Below the divisional commissioner there are district under the leadership of the DM. There are total of 13 district. यही तो इसका आंसर है, ठीक है, वो गलत दिया गया है. ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन. प्लीज इसको पढ़िएगा एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद. क्वेश्चन नंबर 35. राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या कम से कम 5 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो. महाधिवक्ता कानूनी मामले पर राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्यों को निष्पादित करता है. महाधिवक्ता सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता. सही बात है, ये बात भी बिल्कुल सही है. ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, पढ़ लीजिए प्लीज एडवोकेट जनरल के बारे में. इट इज नेसेसरी दैट ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द जुडिशियल वर्क फॉर मोर देन 10 years and has worked as an advocate in High Court for at least 5 years. The Advocate General advises the governor on legal matters and executives the legal work assigned by the governor. The Advocate General can participate in the meeting of the House, can speak but cannot vote. तो ये 3 स्टेटमेंट है जो पता लगाना है कि कौन सा इसमें सही है. दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, ये गलत है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी. और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन. 10 वर्ष से अधिक समय और 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य रहा हो, वहां 5 वर्ष दिया गया था, इसलिए गलत है. आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि एडवोकेट जनरल का उल्लेख किस आर्टिकल में है, प्लीज. ठीक है. स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़े रहिए, लोगों को बताइए, हमारे कैंपेन से जुड़िए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और मटेरियल परचेज कीजिए जो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है. यकीन मानिए आपकी सफलता में कोई भी बाधा नहीं आएगी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. गलत विकल्प चुनना है. राज्यपाल का पद विधानमंडल में सबसे ऊपर आता है. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून लागू नहीं हो सकता. बिल्कुल राष्ट्रपति वाली ही बात है. सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन को संबोधित करता है, बजट रखता है, निर्हर्ताओं की अयोग्यता तय करता है, वित्त मंत्री को भेजने के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखता है. राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करता है जब सदन सत्र में नहीं होता है. बात तो सही लिख रही है इसमें. इंग्लिश में देख लेते हैं. द गवर्नर्स पोजीशन कम्स एट द टॉप ऑफ द लेजिस्लेचर. नो लॉ कैन कम इनटू फोर्स विदाउट द गवर्नर सिग्नेचर. बिल्कुल सही बात है, 100% सही है, 100% सही है. एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन द गवर्नर एड्रेसेस द हाउस, कीप्स द बजट, डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्क्वालिफायर्स, reserve the bills. No, this is wrong. Governor issue ordinance under special circumstances when the session. ये तो बात बिल्कुल सही है. राष्ट्रपति के केस में आर्टिकल आता है, बताइए, 123. गवर्नर के केस में आता है 213. 90 जोड़ दीजिएगा. तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37. गलत विकल्प चुनना है. विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है. बिल्कुल सही बात है. अनुच्छेद 171 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं. अच्छा, विधानसभा में, ठीक है. विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं. आसान सवाल है, इंग्लिश में देख लीजिए एक बार. ठीक है. पता लगाना है कौन सा सही नहीं है. द असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टेड बाय द एडल्ट वोटर्स ऑफ स्टेट अंडर 170. बात तो बिल्कुल सही है. अंडर, ये गलत मालूम पड़ रही है, 171 नहीं है. ठीक है. और ये भी सही है. तो स्टेटमेंट कौन सा गलत है इसमें? 2. दूसरा स्टेटमेंट गलत है जी. बातें बिल्कुल सही है लेकिन एक चीज में गलत दी गई है. ठीक है. आर्टिकल 170 में लिखा गया है, ना कि 171 में. बाकी स्टेटमेंट सही है.
क्वेश्चन नंबर 38, विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य नहीं होना चाहिए। क्या चुनना है इसमें? हमको गलत विकल्प चुनना है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, देख लीजिए प्लीज। ही मस्ट नॉट बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ऐसा तो नहीं मालूम पड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी ही होगा। बाकी तो बड़े सरल सरल से स्टेटमेंट हैं, अक्सर हमें याद रहते हैं, तो यही इसका क्या है? सही जवाब है। ठीक है, डी नहीं होना चाहिए। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन आंसर सही है। अच्छे सवाल बनाएंगे आप लोगों के लिए। ये रहा एक्सप्लेनेशन इसका, देख लीजिए। 38 का आंसर क्या है? डी है। ही मस्ट नॉट बी डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। दैट इज द पॉइंट। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है, किंतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू होने की दशा में एक बार में विधानसभा का कार्यकाल 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। विधानसभा को उसके 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति में भी विधानसभा भंग की जा सकती है। ये काफी अच्छे स्टेटमेंट हैं। इंग्लिश में रहा इसका वर्जन ये। क्वेश्चन नंबर 39, क्या पता लगाना है? गलत पता लगाना है। जनरली द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 5 years, ठीक है, बट इन द इवेंट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 months एट अ टाइम। एट अ टाइम द असेंबली कैन बी डिसॉल्व इवन बिफोर द कम। ये भी साहब बिल्कुल सही है। थर्ड भी बिल्कुल सही है, पहला गलत है। नंबर ऑफ टाइम्स किया जा सकता है इसको, ठीक है, तो क्या गलत होगा? फर्स्ट ओनली। कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year एट अ टाइम, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 40, विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति यानी कि कोरम के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह संख्या किसी भी परिस्थिति में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। 10 से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए। गलत विकल्प चुनना है। विधानसभा के किन्हीं 2 सत्रों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र भी राज्यपाल द्वारा बुलाया जा सकता है। कौन सा गलत है बताइए? विधानसभा के किन्हीं 2 सत्रों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। देयर शुड बी ए नॉट बी ए गैप ऑफ मोर देन 3 months। यही स्टेटमेंट इसका मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। छह माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में, ठीक है ना। आसान सवाल है वैसे। 41, गलत विकल्प चुनना है इसमें भी भाई। आर्टिकल 177 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से अपने एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। आर्टिकल 177, विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली नव निर्वाचित विधानसभाओं के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रह सकता है। बिल्कुल सही बात। राज्य में लोक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है जो लोगों की निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। लोक अदालतों की व्यवस्था एवं संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड विधिक सहायता एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की है। ये भी सही है, तो पहला गलत लग रहा है इसमें मेरे को। आर्टिकल 177 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ द LA इलेक्ट वन ऑफ देयर मेंबर एज स्पीकर, सही बात है, लेकिन आर्टिकल 177 नहीं है ये, ठीक है, ये है आर्टिकल 178। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आराम से पढ़िएगा। 42, गलत विकल्प चुनना है। 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का
पूरा अधिकार है। ठीक है, वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति पदों की कुल संख्या 8 है। उत्तराखंड के संदर्भ में बात कर रहा है ये, लेकिन इस समय तो 11 हो गई है ये। अप्रैल 2001 में मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 42 का? नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए इसका आंसर। मेरे ख्याल से इसका 2 होना चाहिए, क्योंकि इस समय जरूरी की संख्या बढ़ गई है। एक बार इसको आप अपने स्तर से देखिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। ठीक है। 43, 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। 1994 में इन नगरीय निकायों के लिए नया अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, गलत विकल्प चुनना है हमको इसमें भी। विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा भी विधानसभा अध्यक्ष को उपदस्थ किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव पेश करने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, परंतु उसमें भाग लेने और मत देने का पूर्ण अधिकार रखता है। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, प्लीज जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43, पहला तो बिल्कुल सही है। बाय 74th अमेंडमेंट द अर्बन बॉडीज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये बात बिल्कुल सही है। द स्पीकर ऑफ द असेंबली कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजोरिटी by the then member of the LA before presenting such a proposal. It is mandatory to give 14 days. ये बात बिल्कुल सही है। When a motion is presented against the speaker does not preside over that meeting but has full right to participate. ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं लेकिन पूरी तरीके से सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है जी, तीनों सही हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, इसको पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। अगला सवाल, संशोधित नियमों के अनुसार राज्य में उन नगरों में निगम परिषद का गठन किया जाता है जिनकी जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 50,000 या उससे अधिक हो। ओके, अच्छा गलत है ये। नगर निगमों की रचना एक प्रमुख डिप्टी मेयर, मेयर और सभासदों से होती है। ठीक है, नगर प्रमुख और सभासदों का चुनाव 5 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है। राज्य के 8 शहरों में नगर निगम है। अब देखिए इसमें नवा नगर निगम भी है श्रीनगर, तो इस हिसाब से इसका आंसर डी भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप एक बार देखें। इस हिसाब से ए भी है और डी भी है, इसका आंसर ये नहीं होता। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत दिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो संख्या 9 है। ठीक है, एक बार चेक करिएगा आप लोग भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 को पंचायत 45 क्वेश्चन देखते हैं, गलत विकल्प कौन सा है। नगर पंचायत का गठन उन नगरों कस्बों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या 10,000 से 50,000 के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, नगर पंचायत का गठन नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासदों द्वारा किया जाता है जिनका प्रत्येक 5वें वर्ष प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है रीति से। राज्य में कुल 47 नगर पंचायतें हैं जिनमें से 3 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि ये पंचायतें मनोनीत की जाती हैं। बात बिल्कुल सही है ये, इनमें से कोई नहीं। एक बार जरा इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए प्लीज, इसको आप खुद पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो ए इसका गलत आंसर है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। जनसंख्या इतनी नहीं होती। अच्छा सवाल है, प्लीज याद रखेंगे इस चीज को। 5,000 से 50,000 के बीच में है, ना कि 10,000 से 50,000 के बीच में है ना। काफी अच्छे फैक्ट्स, याद रखेंगे बात को। क्वेश्चन नंबर 46, थॉमस आर डाई के अनुसार लोक नीति का संबंध उन सभी बातों से है जो सरकार करने अथवा न करने का निर्णय लेती है। थॉमस आर डाई के अनुसार। स्लोडन के अनुसार किसी देश की सरकार के प्रत्येक स्तर पर नीतियों का निर्माण किया जाता है, वे सब वास्तव में लोक नीतियां ही हैं। डिमॉक के अनुसार नीतियां सजगता से निर्धारित आचरण के वे नियम हैं जो प्रशासनिक निर्णयों का मार्ग दिखाते हैं। टफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आर ऑलवेज टफ अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो।
ये रहे इंग्लिश स्टेटमेंट थॉमस आर डाय के, अकॉर्डिंग टू प्लोडन के, डीमॉक के, और आंसर इसका मैं बता सकता हूँ सिर्फ ये है टी। सारे स्टेटमेंट इन सभी के सही हैं, एक बार देख लेंगे इसको। और ये रहा स्टेटमेंट भी, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि किसने कहा था, याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 47, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को संशोधित के लिए वर्ष 2013 में संसद में पेश किया गया था। संशोधित करने के लिए होगा, लेकिन आम सहमति नहीं होने के कारण इसे स्थायी समिति और प्रवर समिति के पास भेजा गया था। बिल्कुल सही बात है। साथ ही इसे समीक्षा के लिए विधि आयोग के पास भी भेजा गया था। इन समितियों ने 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद 2017 में इसे फिर से संसद में लाया गया था। पारित होने के बाद इसे भ्रष्टाचार निवारण विधेयक 2018 कहा गया। इसको प्लीज इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और पढ़ेंगे इसको कि ये क्या सही क्या गलत है। तो ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इसको प्लीज ध्यान देंगे इस बात का। आ सकता है इनमें से कोई सा भी बीच में से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, ये राज का एक्सप्लेनेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज। 48, लोक सेवाओं की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 308 से 314 तक भारत की लोक सेवाओं के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर लोक सेवकों की नियुक्ति के संबंध में सुझाव देने के लिए 1854 में मैकॉले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। बिल्कुल सही बात है। सर्वप्रथम 1922 में सिविल सेवा परीक्षा लंदन और इलाहाबाद में एक साथ आयोजित की गई थी। वाह क्या बात है। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन इसका ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं इंग्लिश वाले। नन ऑफ दीज इज रॉन्ग, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, प्लीज देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, 1926 में ली कमीशन के सुझाव पर पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते थे। बिल्कुल सही बात है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आसान है भाई, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का भी है, दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग बना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और ये रहे व्हाट्सएप नंबर, प्लीज इसमें कॉल करके आप अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस आप लोगों के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहा है, ताकि आपका एग्जाम पास हो। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 50 की। 26 दिसंबर, अच्छा, जिलों के नाम दिए गए हैं डेट के साथ, कौन सा अस्तित्व में कब आया? 26 दिसंबर 1995 उधम सिंह नगर, 15 सितंबर 1997 चंपावत, 18 सितंबर 1997 रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, 28 दिसंबर 1988 हरिद्वार। सारे सही हैं, ये बिल्कुल सही डेट लिखी है, इस बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और इस प्रकार से इसका आंसर क्या है? डी है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, डी इज द राइट आंसर। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। हो सके तो उत्तराखंड में जितने भी जिले हैं कब अस्तित्व में आए थे प्लीज पढ़ लीजिएगा। तहसीलों की संख्या, ब्लॉक की संख्या, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, और होपफुली आपको ये सेशन ठीक लगा होगा और पढ़ाई करते रहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ बने रहिए और अपनी सफलता के नज़दीक पहुंचते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।